नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। मैं हूं आपके साथ उमापाल। आइए अब चलते हैं आज की खबरों की ओर। तब तक बने रहे स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। महाराष्ट्र के अमरावती में राहुल गांधी ने पीएम मोदी की मानसिक क्षमता पर ही सवाल उठा दिए। राहुल ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी याददाश्त चले जाने की समस्या से पीड़ित हो गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री अब जो बयान दे रहे हैं वो मुद्दे मैंने ही सबसे पहले उठाए थे। राहुल ने प्रियंका गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि मेरी बहन मुझे बता रही थी कि उसने पीएम मोदी का भाषण सुना और उस भाषण में हम जो भी कहते हैं मोदी आजकल वही बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, शायद उनकी याददाश्त तो चली गई है। मैंने लोकसभा में कहा था कि जाति जनगणना होनी चाहिए और आरक्षण पर 50% की सीमा हटाई जानी चाहिए। अब मोदी अपनी चुनावी रैलियों में कह रहे हैं कि मैं आरक्षण के खिलाफ हूँ। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी और बीजेपी के लोग बंद कमरों में संविधान विरोधी हैं। जब अडानी, अमित शाह और बीजेपी के लोग महाराष्ट्र सरकार को चुराने के लिए बैठक में बैठे थे तो क्या वे संविधान की रक्षा कर रहे थे? आज पूरा महाराष्ट्र जानता है कि धारावी की वजह से वो सरकार चुराई गई थी, क्योंकि बीजेपी नरेंद्र मोदी, शाह और बीजेपी के लोग महाराष्ट्र सरकार को चुराने के लिए बैठक में बैठे थे, क्योंकि बीजेपी नरेंद्र मोदी धारावी की जमीन अपने दोस्त अडानी को देना चाहते थे। वहीं झारखंड में मल्लिकार्जुन खड़गे ने रांची के ओरमांझी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी और आरएसएस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश और गरीबों को बांटने वाली आरएसएस और बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। पीएम मोदी कहते हैं कि साथ हैं तो सुरक्षित हैं, यानी सेफ हैं। सुरक्षित किससे? आपको पहले हमें बताना चाहिए कि आपने देश के लिए क्या किया है। देश की 62% संपत्ति 5% अमीरों के पास है और 3% संपत्ति 50% लोगों के पास है। प्रधानमंत्री की नीतियां अमीरों को और अमीर, गरीबों को और गरीब बना रही हैं। पीएम मोदी झारखंड के 1,36,000 करोड़ रुपए लेकर बैठे हैं। उन्होंने पीएम आवास योजना के लिए फंड देने से इनकार भी किया है। पीएम मोदी झारखंड को धोखा देंगे, आपके जल, जंगल और जमीन उद्योगपतियों को सौंप देंगे। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के बीच नेताओं की बयानबाजी बेहद तीखी हो चुकी है। बीजेपी के नेता तो शुरुआत से ही बेहद भड़काऊ बयानबाजी करने में जुटे हुए थे। इन बयानों को लेकर चुनाव आयोग में तमाम शिकायतें भी की गई। खास तौर पर योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा शर्मा, देवेंद्र फडणवीस के बयानों को लेकर विपक्ष ने आपत्ति जताई। मांग तो एफआईआर दर्ज कराने तक की गई, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। और अब जब नोटिस जारी किया गया है तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजा गया है और साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी नोटिस दिया गया है। नोटिस में 3 दिन के अंदर यानी 18 नवंबर 1 बजे तक जवाब देने को कहा गया है, यानी चुनाव प्रचार समाप्त होने के कुछ घंटे पहले जवाब देना है। वैसे चुनाव आयोग ने जो नोटिस जारी किया है उसमें दोनों पार्टी अध्यक्षों को लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान 22 मई 2024 को जारी की गई एक एडवाइजरी की याद दिलाई। इसमें उनसे कहा गया था कि वे अपने प्रचारकों और नेताओं पर नजर रखें ताकि चुनाव प्रचार के दौरान सार्वजनिक मर्यादा का उल्लंघन ना हो और आदर्श आचार संहिता एमसीसी का पूरी तरह से पालन हो। दरअसल कांग्रेस की तरफ से बीजेपी नेताओं के बयानों की तो शिकायत की ही गई थी। साथ ही जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी गठबंधन के नेताओं को निशाना बनाने वाले बीजेपी के एक विज्ञापन को लेकर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि विज्ञापन में नेताओं पर निराधार आरोप लगाए गए और झूठे बयान दिखाए गए। इसके साथ ही राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को झारखंड में नहीं उतरने देने का मामला भी उठाया था। महाराष्ट्र में सियासी घमासान चल रहा है। विधानसभा चुनाव के बीच एनडीए में बड़ी फूट दिखाई दे रही है। एनसीपी प्रमुख और डिप्टी सीएम अजित पवार न सिर्फ बीजेपी नेताओं के बयान से किनारा कर रहे हैं, बल्कि वो पार्टी के खिलाफ बयान भी दे रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर बीजेपी से अलग रुख अपनाने वाले अजित पवार अब कांग्रेस का पक्ष लेते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के नेता की तारीफ में कसीदे पढ़ी। अजित पवार ने कांग्रेस के दिग्गज नेता विलासराव देशमुख को सबसे अच्छा सीएम बताया। उन्होंने कहा, मैंने कई सीएम के अधीन काम किया। मेरी राय में विलासराव देशमुख जो 2 मौकों पर सीएम रहे वो सबसे अच्छे सीएम थे। हम गठबंधन की राजनीति के युग में हैं और राष्ट्रीय स्तर या राज्य स्तर पर एक पार्टी की सरकार की कोई संभावना नहीं है। देशमुख ने गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने की रणनीति विकसित की थी। अजित पवार जिस तरह से इंडिया गठबंधन की तरफ अपना झुकाव दिखा रहे हैं उसने बीजेपी की टेंशन को बढ़ा दिया है।
है। इस बीच एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार की चिट्ठी सामने आई है। उन्होंने जनता के नाम एक चिट्ठी लिखी है और लोगों से अपील की है कि वह इस महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गद्दारों से सावधान रहे। यानी एक तरह से शरद पवार ने एनडीए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एनडीए के नेताओं को गद्दार कहा है। बता दें कि इससे पहले शरद पवार ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और एनडीए के सहयोगियों पर आगामी विधानसभा चुनावों को वोट जिहाद का मुद्दा उठाकर धार्मिक रंग देने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया था। देखा जाए तो एनडीए के सहयोगियों के साथ ही विपक्ष ने भी उसकी मुश्किलों को बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले ही मोदी सरकार संकट में दिखाई दे रही है। बीजेपी को महाराष्ट्र में हार का डर दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की हार के बाद देश की सत्ता भी उसके हाथ से फिसल जाएगी और इसे बचाने की कोशिश में बीजेपी अभी से जुट गई है। तो खबर यह भी आ रही है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू दोनों ही अचानक दिल्ली पहुंच गए, क्योंकि बीजेपी को सबसे ज्यादा चिंता इन दोनों नेताओं को लेकर ही दिख रही है। नीतीश और नायडू के दिल्ली दौरे को लेकर जो सबसे बड़ी बात सामने आई है, उससे नरेंद्र मोदी सरकार की कमजोरी खुलकर उजागर हो गई है। दरअसल ये दोनों ही नेता समर्थन मूल्य मांगने आए हैं और ये समर्थन मूल्य किसानों के लिए नहीं है, जिसके लिए अभी भी किसान आंदोलन कर रहे हैं। दरअसल चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के लिए और नीतीश कुमार बिहार के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की डिमांड कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू की इस सिलसिले में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक हुई है और नायडू ने अपनी डिमांड उनके सामने रख दी। तो नीतीश कुमार की भी जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात की खबरें सामने आ रही है। नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कई बड़ी केंद्रीय योजनाओं की डिमांड कर रहे हैं और ये सभी डिमांड महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर निर्भर होती दिख रही है। इंडिया की जीत मिलने पर मोदी सरकार बिहार और आंध्र के लिए विशेष पैकेज का ऐलान भी कर सकती है, क्योंकि ये संकेत पहले से ही मिल रहे हैं कि नायडू और नीतीश दोनों ही इंडिया के संपर्क में हैं और अगर उनकी डिमांड पूरी नहीं हुई तो वो पाला भी बदल सकते हैं। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी में लगातार चल रही खटपट के बीच बादल ने शिरोमणि अकाली दल की वर्किंग कमेटी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस खबर के सामने आते ही हड़कंप मच गया। पंजाब में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 20 नवंबर को मतदान होगा और इससे पहले आए इस इस्तीफे को पंजाब की राजनीति में बड़ा सियासी घटनाक्रम माना जा रहा है। दरअसल 1 जुलाई को शिरोमणि अकाली दल के बागी अकालियों ने लिखित शिकायत देकर सुखबीर सिंह बादल पर आरोप लगाए थे कि अकाली दल की सरकार के दौरान कई धार्मिक गलतियां की गई हैं और इसके लिए पूरी तरह से अकाली दल का नेतृत्व जिम्मेदार है। बता दें कि अकाली दल की सरकार में सुखबीर बादल डिप्टी सीएम थे और इसे लेकर 30 अगस्त को श्री अकाल तख्त की तरफ से उन्हें तनख्वाहिया यानी समाज से बहिष्कृत घोषित कर दिया था। बादल के इस्तीफे पर बात करते हुए पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद प्रेम सिंह चंदू माजरा ने कहा कि पंजाब की स्थिति बहुत खराब है। युवा जेल में है, कृषि संकट में है, चंडीगढ़ का हिस्सा हरियाणा में दिया जा रहा है। ऐसे में यह बदलाव बहुत जरूरी था। उन्होंने कहा कि बादल के इस्तीफे के बाद अब शिरोमणि अकाली दल को अपनी खोई हुई ताकत वापस मिलेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता दलजीत चीमा ने बताया कि अब पार्टी में नए अध्यक्ष का चुनाव 14 दिसंबर को होगा। जानकारी के मुताबिक 18 नवंबर को पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें इस्तीफे पर और नए अध्यक्ष के चुने जाने को लेकर फैसला होगा। बहरहाल उपचुनाव के पहले आए इस इस्तीफे ने सियासी उथल-पुथल मचा दी है। मणिपुर के जिरीबाम में तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। कुकी उग्रवादी लगातार हमलावर हैं। इस बीच असम के बॉर्डर से 3 लोगों की बॉडी मिली है, जिनमें 1 महिला और 2 बच्चे शामिल हैं। इन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था और माना जा रहा है कि इस घटना का संबंध 11 नवंबर को जिरीबाम में हुई हिंसा से है। दरअसल 11 नवंबर को वर्दी पहने हथियारबंद उग्रवादियों ने बोरोब्रेका थाना परिसर और सीआरपीएफ कैंप पर हमला कर दिया था और सेना के साथ उनकी इस मुठभेड़ में 10 उग्रवादी ढेर हो गए थे। इस दौरान परिसर में स्थित राहत शिविर से 6 लोग लापता हो गए थे। हालांकि 3 लोग बाद में वापस आ गए थे, लेकिन 3 का पता नहीं चल पाया और ऐसे में अब ये बॉडी मिली है। स्थानीय लोगों ने पहले ही आशंका जताई थी कि उग्रवादियों ने ही महिलाओं और बच्चों का अपहरण किया है। इनकी तलाश की मांग को लेकर राज्य के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। लोगों में भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है। हालात पर काबू पाने के लिए इम्फाल से आईजी और डीआईजी रैंक के अफसरों को जिरीबाम भेजा गया। वहीं कुकी समुदाय के लोग भी प्रदर्शन पर उतरे हुए हैं। मुठभेड़ में ढेर हुए कुकी उग्रवादियों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। उनका दावा है कि जान गंवाने वाले लोग उग्रवादी नहीं, कुकी वॉलंटियर्स थे और ऐसे में वो मुठभेड़ की न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। चुराचांदपुर में सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं।
बिरेन सरकार की मुश्किलें भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं। 1.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन अब तक प्रदेश में शांति बहाल नहीं हो पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की 5 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। अपने इस दौरे में पीएम ब्राजील, गुयाना और नाइजीरिया जाएंगे। इस दौरान ब्राजील में वो G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जिसमें पीएम मोदी की कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात भी हो सकती है। इस सिलसिले में विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि भारत ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ G20 ट्रॉयका का हिस्सा है और G20 शिखर सम्मेलन की चर्चाओं में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री वैश्विक महत्व के विभिन्न मुद्दों पर भारत का रुख सामने रखेंगे और पिछले 2 सालों में भारत द्वारा आयोजित G20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन और वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट के परिणामों पर चर्चा करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने दौरे की जानकारी देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि अगले कुछ दिनों में मैं नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना में रहूंगा। इन यात्रा कार्यक्रमों से भारत के विभिन्न देशों के साथ संबंधों में नई गति आएगी। मैं G20 शिखर सम्मेलन में भाग लूंगा और गुयाना में कैरिबियाई नेताओं से मिलूंगा। पीएम ने G20 सम्मेलन को लेकर उम्मीद जताई कि इसमें पिछले साल भारत की मेजबानी में तय किए गए एजेंडे को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस साल ब्राजील भारत की विरासत को आगे बढ़ा रहा है। मैं एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के दृष्टिकोण के अनुरूप सार्थक चर्चाओं की उम्मीद करता हूं। मैं अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा करूंगा। बता दें कि इस सम्मेलन में पीएम मोदी के अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी हिस्सा लेंगे। सम्मेलन 18 और 19 नवंबर को रियो डे जेनेरियो में होगा। ऐसे में अब देखना होगा कि पीएम के इस विदेश दौरे का भारत पर क्या असर पड़ता है।